मोदी इस वक्त मन की बात कर रहे हैं, सीधा आपको सुनाते हैं। आभार व्यक्त करता हूं और आज दिन भर मुख्यमंत्रियों के साथ कई कार्यक्रम हर कोई बनाता है और छुट्टियों में आम की सीजन होती है तो ये भी मन करता है कि आम का मजा लें और कभी ये भी मन करता है कि कुछ पल दोपहर को सोने का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन इस बार की भयंकर गर्मी ने चारों तरफ सारा मजा किरकिरा कर दिया है। देश में चिंता होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें भी जब लगातार सूखा पड़ता है तो पानी संग्रह के जो स्थान होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। कभी कभार एंक्रोचमेंट के कारण, सिल्टिंग के कारण, पानी आने के जो प्रवाह है उसमें रुकावटों के कारण जलाशय भी अपनी क्षमता से काफी कम पानी संग्रहित करते हैं और सालों के क्रम के कारण उसकी संग्रह क्षमता भी कम हो जाती है। सूखे को निपटने के लिए, पानी के संकट से राहत के लिए सरकारें अपना प्रयास करें वो तो है, लेकिन मैंने देखा है कि नागरिक भी बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं। कई गांवों में जागरूकता देखी जाती है और पानी का मूल्य क्या है वो तो वही जानते हैं जिन्होंने पानी की तकलीफ झेली है और इसलिए ऐसे जगह पे पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता भी होती है और कुछ न कुछ करने की सक्रियता भी होती है। मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार ग्राम पंचायत और वहाँ के गांव वालों ने पानी को गांव का एक बहुत बड़ा संवेदनशील इशू के रूप में एड्रेस किया। जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गांव मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रॉपिंग पैटर्न बदल दी। ऐसी फसल जो सबसे ज्यादा पानी उपयोग करती थी, चाहे गन्ना हो, केला हो, ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर दिया। सुनने में बात बहुत सरल लगती है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। सबने मिलकर के कितना बड़ा संकल्प किया होगा। किसी कारखाना वाला पानी का उपयोग करता हो, कहोगे तुम कारखाना बंद करो क्योंकि पानी ज्यादा लेते हो, तो क्या परिणाम आएगा आप जानते हैं। लेकिन ये मेरे किसान भाई देखिए, उनको लगा कि भाई गन्ना बहुत पानी लेता है तो गन्ना छोड़ो, उन्होंने छोड़ दिया और पूरा उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है ऐसी फसलों पर चले गए। उन्होंने स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग, इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि आज गांव पानी के संकट के सामने जूझने के लिए अपनी ताकत पर खड़ा हो गया। ठीक, मैं एक छोटे से गांव हिवरे बाजार की चर्चा भले करता हूं, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे। मैं ऐसी सभी गांव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस उत्तम काम के लिए। मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास जिले में गोरवा गांव पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पॉन्ड बनाने का अभियान चलाया। करीब 27 फार्म पॉन्ड्स बनाए और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई, पानी ऊपर आया। जब भी पानी की जरूरत पड़ी फसल को, पानी मिला और वो मोटा मोटा हिसाब बताते थे, करीब उनकी कृषि उत्पादन में 20% वृद्धि हुई। तो पानी तो बचा ही बचा, और जब पानी का वाटर टेबल ऊपर आता है तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है। और दुनिया में ऐसा कहते हैं, शुद्ध पीने का पानी जीडीपी ग्रोथ का कारण बन जाता है। स्वास्थ्य का तो बनता ही बनता है। कभी कभार तो लगता है कि जब भारत सरकार रेलवे से पानी लातूर पहुंचाती है तो दुनिया के लिए वो एक खबर बन जाती है। ये बात सही है कि जिस तेजी से रेलवे ने काम किया वो बधाई के पात्र तो है, लेकिन वो गांव वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसी अनेक योजनाएं नागरिकों के द्वारा चलते हैं, वो कभी सामने नहीं आते हैं। सरकार की अच्छी बात तो कभी कभी सामने आ भी जाती है, लेकिन कभी हम अपने अगल बगल में देखेंगे तो ध्यान में आएगा
कि सूखे के खिलाफ किस किस प्रकार से लोग नए नए तौर तरीके से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कितने ही संकट से गुजरता हो, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए तो जैसे पूरा संकट दूर हो गया ऐसा फील होता है। जब से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि इस बार वर्षा 106% से 110% तक होने की संभावना है, जैसे मानो एक बहुत बड़ा शांति का संदेश आ गया हो। अभी तो वर्षा आने में समय है, लेकिन अच्छी वर्षा की खबर भी एक नई चेतना ले आई। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छी वर्षा होगी ये समाचार जितना आनंद देता है, उतना ही हम सबके लिए एक अवसर भी देता है, चुनौती भी देता है। क्या हम गांव-गांव पानी बचाने के लिए एक अभी से अभियान चला सकते हैं? किसानों को मिट्टी की जरूरत पड़ती है, खेत में वो फसल के नाते काम आती है। क्यों न हम इस बार गांव के तालाबों से मिट्टी उठा उठा करके खेतों में ले जाएं, तो खेत की जमीन भी ठीक होगी, तो उसकी जल संचय की ताकत भी बढ़ जाएगी। कभी सीमेंट के बोरे में, कभी फर्टिलाइजर के खाली बोरे में पत्थर और मिट्टी भर के जहां से पानी जाने के रास्ते हैं, उस पानी को रोका जा सकता है क्या? 5 दिन पानी रुकेगा, 7 दिन पानी रुकेगा तो पानी जमीन में जाएगा, तो जमीन में पानी के लेवल ऊपर आएंगे, हमारे कुओं में पानी आएगा। जितना पानी हो सकता है रोकना चाहिए। वर्षा का पानी, गांव का पानी गांव में रहेगा। ये अगर हम संकल्प करके कुछ न कुछ करें, और ये सामूहिक प्रयत्नों से संभव है, तो आज भले पानी का संकट है, सूखे की स्थिति है, लेकिन आने वाला महीना 1.5 महीने का हमारे पास समय है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी हम पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाएं, तो जो वहां अलग अलग स्थान हम देखते हैं, तो उसमें एक जगह वो भी देखने जैसी है कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए घर के नीचे किस प्रकार के टैंक 200-200 साल पुराने बने हुए हैं, और वो पानी कितना शुद्ध रहता था। कोई श्रीमान कुमार कृष्णा, उन्होंने माईगॉव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या? उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि करीब करीब 30 साल से काम चल रहा है। कई सरकारें आई, कई योजनाएं बनी, ढेर सारा खर्चा भी हुआ, और इसके कारण भाई कुमार कृष्णा जैसे देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग धार्मिक आस्था में रहते हैं उनके लिए गंगा मोक्षदायिनी है, लेकिन मैं उस महात्म्य को तो स्वीकार करूंगा ही, पर इससे ज्यादा मुझे लगता है कि गंगा ये जीवनदायिनी है। गंगा से हमें रोटी मिलती है, गंगा से हमें रोजी मिलती है, गंगा से हमें जीने की एक नई ताकत मिलती है। गंगा जैसे बहती है, देश की आर्थिक गतिविधि को भी एक नई गति देती है। एक भागीरथ ने गंगा तो हमें ला करके दे दिए, लेकिन बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों भागीरथों की जरूरत है। जन भागीदारी के बिना ये काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है, और इसलिए हम सब ने सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए एक चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। बार बार बात को दोहराना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं। गंगा तट पर जो जो राज्य हैं, उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सरफेस क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं। हर दिन गंगा में बड़ी मात्रा में नालों के रास्ते से ठोस कचरा बह करके अंदर आता है। ऐसे कचरे को साफ करने के लिए वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना ऐसे स्थानों पर ट्रैश स्कीमर पानी में तैरते तैरते कचरा साफ करने का काम करते हैं। सभी लोकल बॉडीज को ये मुहैया कराया गया है,
और उनसे आग्रह किया गया कि इसको लगातार चलाएं और वहीं से कचरा साफ करते चलें। और पिछले दिनों मुझे जो बताया गया कि जहां बड़ा अच्छे ढंग से प्रयास होता है वहां तो 3 टन से 11 टन तक प्रतिदिन कचरा निकाला जाता है। तो ये तो बात सही है कि इतनी मात्रा में तो गंदगी बढ़ने से रुक ही रही है। आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर ट्रेस स्कीमर लगाने की योजना है और उसका लाभ गंगा और यमुना तट के लोगों को तुरंत अनुभव भी होगा। इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पल्प एंड पेपर, डिस्टिलरी एवं शुगर इंडस्ट्री के साथ एक एक्शन प्लान बन गया है। कुछ मात्रा में लागू होना शुरू भी हुआ है। उसके भी अच्छे परिणाम निकलेंगे ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये बताया गया कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, वहाँ जो डिस्टिलरी का जो डिस्चार्ज होता था, तो पिछले दिनों कुछ अफसर मुझे बता रहे थे कि ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर उन्होंने सफलता पा ली है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री या ब्लैक लिकर की निकासी लगभग पूरी तरह खत्म हो रही है। ये सारे इस बात के संकेत हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता भी बढ़ी है। और मैंने देखा है कि सिर्फ गंगा के तट के नहीं, दूर सुदूर दक्षिण का भी कोई व्यक्ति मिलता है तो जरूर कहता है साहब गंगा सफाई तो होगी ना। तो यही एक जो जन सामान्य की आस्था है वो गंगा सफाई में जरूर सफलता दिलाएगी। गंगा स्वच्छता के लिए लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। एक काफी अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 24 अप्रैल है। भारत में इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था का हमारे देश में आरंभ हुआ था। आज धीरे धीरे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे थे और आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। ये ऐसा सुभग संयोग था जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया, उस दिन से लेकर के 24 तारीख जो कि संविधान की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है वो हमारा गांव, दोनों को जोड़ने की प्रेरणा। और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग के साथ 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 10 दिन ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया। ये मेरा सौभाग्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्मदिन मुझे बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म स्थान मऊ, वहाँ जाने का अवसर मिला। उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। और आज 24 तारीख को मैं झारखंड में, जहाँ हमारे अधिकतम आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उस प्रदेश में आज जाकर के पंचायती राज दिवस मनाने वाला हूँ। और दोपहर को 3 बजे फिर एक बार पंचायती राज दिवस पर मैं देश की सभी पंचायतों से बातचीत करने वाला हूँ। इस अभियान ने एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है। हिंदुस्तान के हर कोने में गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे मजबूत बने, गांव स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बने, ग्राम स्वयं अपने विकास की योजना कैसे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, गांव में ड्रॉप आउट न हो, बच्चे स्कूल न छोड़ दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलतापूर्वक चले, बेटी का जन्मदिन गांव का महोत्सव बनना चाहिए। कई ऐसी योजनाएं, कुछ गांवों में तो फूड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। शायद ही एक साथ हिंदुस्तान के इतने गांवों में इतनी विविध कार्यक्रम 10 दिन चले हो, ये बहुत कम होता है। मैं सभी राज्य सरकारों को, ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही मौलिक तरीके से, नवीनता के साथ इस पूरे अवसर को गांव की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अवसर में परिवर्तित किया। गांवों में जो जागरूकता आई है वही तो भारत उदय की गारंटी है। भारत उदय का आधार ग्राम उदय ही है और इसलिए ग्राम उदय पर हम सब बल देते रहेंगे तो इच्छित परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे।
मुंबई से शर्मिला धारपुरे आपने मुझे फोन कॉल पर अपनी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं शर्मिला घारपुरे बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा आपसे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में सवाल है, जिससे एजुकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की जरूरत पाई गई है। पर्याप्त स्कूलों का या कॉलेजेस का न होना या फिर शिक्षा में एजुकेशन की क्वालिटी न होना, ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एजुकेशन पूरा भी कर लेते हैं, उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं होता है। उससे हमारे बच्चे दुनिया की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है और आप इस सेक्टर को किस तरह से इसमें सुधार लाना चाहते हैं, इसके बारे में कृपया हमें बताइए। धन्यवाद। ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। आज हर परिवार में माँ बाप का अगर पहला कोई सपना रहता है तो वह रहता है बच्चों की अच्छी शिक्षा। घर गाड़ी सब बाद में विचार आता है। और भारत जैसे देश के लिए जन मन की ये भावना है, वो बहुत बड़ी ताकत है। बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा मिले उसकी चिंता होना, ये और अधिक बढ़ना चाहिए और अधिक जागरूकता आनी चाहिए। और मैं मानता हूं जिस परिवारों में ये जागरूकता होती है उसका असर स्कूलों पर भी आता है, शिक्षकों पर भी आता है। और बच्चा भी जागरूक होता जाता है कि मैं स्कूल में इस काम के लिए जा रहा हूं। और इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, माँ बाप से सबसे पहले ये आग्रह करूंगा कि बच्चे के साथ स्कूल की हो रही गतिविधियों से विस्तार से समय देकर के बातें करें। और कुछ बात ध्यान में आए तो खुद स्कूल में जाकर के शिक्षकों से बात करें। ये जो विजिलेंस है, ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई बुराइयों को कम कर सकता है। और जन भागीदारी से तो ये होना ही होना है। हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया है और हर कोई सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया है। और ये भी सच्चाई है कि काफी अरसे तक हम लोगों का ध्यान इसी बात पे रहा कि शिक्षा संस्थान खड़े हो, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, टीचर्स की भर्ती हो, अधिकतम बच्चे स्कूल आए। तो एक प्रकार से शिक्षा को चारों तरफ फैलाने का प्रयास ये प्राथमिकता रही और जरूरी भी था। लेकिन अब जितना महत्व विस्तार का है, उससे भी ज्यादा महत्व हमारी शिक्षा में सुधार का है। विस्तार का एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं। अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। अब तक हिसाब किताब आउटले का होता था, अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब तक स्कूल में कितने आए उस पर बल था, अब स्कूलिंग से ज्यादा लर्निंग की ओर हमें बल देना होगा। एनरोलमेंट 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 ये मंत्र लगातार गूंजता रहा, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं उनको अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षा, इसी पर हमने ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान सरकार का बजट भी आपने देखा होगा, अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास हो रहा है। ये बात सही है कि बहुत बड़ी लंबी सफर काटनी है, लेकिन अगर हम 125 करोड़ देशवासी तय करें तो लंबी सफर भी कट सकती है। लेकिन शर्मिला जी की बात सही है कि हमें आमूलचूल सुधार लाने की जरूरत है। इस बार बजट में आपने देखा होगा एक लीक से हटकर के काम किया गया है। बजट के अंदर 10 सरकारी यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको सरकारी बंधनों से मुक्ति देने का और चैलेंज रूट पर उनको आने के लिए कहा है कि आइए आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या करना चाहते हैं बताइए। उनको खुली छूट देने के इरादे से योजना रखी गई है। भारत की यूनिवर्सिटी भी वैश्विक स्पर्धा करने वाली यूनिवर्सिटी बन सकती है, बनानी भी चाहिए। इसके साथ साथ जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही महत्व स्किल का है। उसी प्रकार से शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये हमारे शिक्षा को सरल भी बनाएगी और ये बहुत ही निकट भविष्य में इसके परिणाम नजर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।